हेलो साथियों, नमस्कार। कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र का पेपर है अभी, और समाजशास्त्र के कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। उन प्रश्नों को मैं आज बताने जा रहा हूं। कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? समाजशास्त्र। कक्षा 12वीं है और चैप्टर हमारे पास 9th है। हम 9th से इसको बताने जा रहे हैं। जो प्रमुख टॉपिक हैं, मतलब टॉपिक तो सभी हैं, लेकिन प्रमुख जो प्रश्न हैं उनको हम बताएंगे, तो उनको ध्यान से आपको सुनना है और उन प्रश्नों को आप करके जाइएगा। लगभग ये प्रश्न आपके पेपर में फंसने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि आधुनिकीकरण की कोई 3 विशेषताएं बताइए। प्रश्न ध्यान से जितना आप सुनोगे आपसे आंसर बन रहा होगा, और नहीं सुनोगे, दिमाग इधर उधर चलाओगे या और कहीं आपका दिमाग जाएगा, तो फिर वो आंसर नहीं बनने वाला। प्रश्न सुनो, आधुनिकीकरण जैसे बोलते ना कि भाई आप आधुनिक हो गए, जैसे ये बोला जाता है कि आप आधुनिक हो गए, पहले से चीज़ें क्या हो गई, आपने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपने कर ली, मतलब टेक्नोलॉजी से आप जुड़ गए। जैसे हमारे पापा को बोल देते ना कि पापा आप पुरानी विचारधाराओं के, पुरानी परंपराओं के हैं, तो वो पुरानी विचारधाराएं या पुरानी परंपराएं, उनमें कुछ चीज़ें यदि आपने जोड़ ली तो फिर वो व्यक्ति कहलाता है आधुनिकीकरण। ऐसे ही ये प्रश्न है कि आधुनिकीकरण की कोई 3 विशेषताएं बताइए। जब ये प्रश्न कहा जाए कि आधुनिकीकरण की कोई 3 विशेषताएं बताइए, तो पहली विशेषता होगी कि प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी का विकास, पहला कौन सा बच्चों? प्रौद्योगिकी का विकास। तो प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ कि तकनीकी का विकास। प्रौद्योगिकी मतलब क्या बोलते हैं आप? इंग्लिश में बोलते हो इसे टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हो? टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हो? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। दूसरी चीज क्या है? गतिशीलता में वृद्धि। भाई पहले कोई भी काम किया जाता था तो पहले ऐसा होता था कि वो चीजें, मतलब जैसे हमें कोई काम करना है, जैसे हम ईंट बनाने का काम कर रहे हैं, तो ईंट जितना उसमें टाइम लगता था, आज वही ईंट मशीन से बनने लगी है। क्या बनने लगी? मशीन थी, तो वो वर्क क्या हो जाता है? स्पीड से हो जाता है। पहले हम लोग जो कपड़ा बनाते थे वो हाथों से बनाते थे, जैसे सूत एक एक काट कर, जैसे गांधी जी ने बनाया ना, तो एक एक सूत को मिलाकर उन्होंने किया है। आज वही कपड़ा किससे बनता है? बड़ी बड़ी मशीनों से बनता है, जैसे हैंडलूम वगैरह, तो ये बड़ी बड़ी मशीनों से बना। तो गतिशीलता में क्या होगी? वृद्धि होगी। और गतिशीलता में वृद्धि हो गई तो आप देखोगे कि मजदूरों का स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। और मजदूर पहले वही काम 10 काम कर पाते थे, एक दिन में 10 काम कर पाते थे, लेकिन एक दिन में अब मशीनें 200 काम कर रही हैं। तो गतिशीलता में क्या होगी? आधुनिकीकरण से क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरी चीज क्या है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि। और साथ में क्या हुआ? जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हमारे लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो प्रश्न आप ध्यान से सुनो, जितनी बार प्रश्न को समझने का प्रयास करोगे आप कि आधुनिकीकरण की कोई 3 विशेषताएं बताओ आप, तो 3 विशेषताएं प्रौद्योगिकी का विकास एक बता सकते हो, प्रौद्योगिकी का या नगरीकरण का विकास। प्रौद्योगिकी है, साथ में क्या है? नगरीकरण का विकास है। दूसरा क्या है? गतिशीलता में वृद्धि है, भाई वो चीज स्पीड से होने, और साथ में क्या होने लगा? लोकतांत्रिक मूल्यों में क्या हुई? वृद्धि हुई। आधुनिकीकरण की कोई 3 विशेषताएं और 3 आपके सामने। अब इनको समझो आप। प्रौद्योगिकी में क्या लिखा है? तकनीकी विकास, तकनीकी विकास आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार है। भाई तकनीकी विकास यदि जिसका हुआ है वो व्यक्ति आधुनिक है। जैसे आप सोचो, अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी है इसलिए अमेरिका आज वो सबसे ज्यादा क्या है? विकास, मतलब विकसित राष्ट्र है। ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा वो आगे है। यदि आप अमेरिका पर हमला करोगे तो वो पता नहीं कितनी मिसाइलें आपके ऊपर दाग देगा। रसिया पे हमला करोगे तो पता नहीं कितनी मिसाइलें, लेकिन भारत पे कोई हमला करेगा तो 1-2 मिसाइलें, 2-4 मिसाइलें रखे होगा, बस, ज्यादा तो नहीं। तो आधुनिकीकरण का क्या करना है? आधुनिकीकरण का क्या करना है? विकास करना है। आधुनिकीकरण का क्या है? यहां पे विकास है, इसका मतलब कि तकनीकी विकास आधुनिकीकरण का क्या है? प्रमुख आधार है। इससे औद्योगिक उत्पादन, कृषि के नए तरीकों का प्रयोग और संचार के उन्नत साधन विकसित होते हैं। संचार के क्या हो रहे? तो सीधे नहीं बैठ पा रहे, छोड़ो। इससे क्या हो रहा? उन्नत साधन विकसित होते हैं। इससे क्या होते हैं? उन्नत साधन विकसित होते हैं। भाई आपने बताओ, औद्योगिक उत्पादन आपने बढ़ा लिया, उद्योगों में जो चीज पहले उत्पादन कम होता था वो चीजें उत्पादित आज ज्यादा होने लगी। कृषि के नए तरीके, भाई आप कृषि में देखोगे नई नई मशीनें आती जा रही, और नई नई मशीनें आती जा रही, तो कृषि उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कृषि के नए तरीके का प्रयोग और संचार के उन्नत साधन। आप देखो, पहले हम लोग केवल साइकिल से चलते थे, फिर हम ट्रेन से चले,
ट्रेन के बाद फिर स्कूटी ली, फिर स्कूटर लिया, फिर सब आज और कुछ चीजें। अब धीरे धीरे अब देखो मेट्रो ट्रेन आ गई, मेट्रो के बाद हवाई जहाज वगैरह सारे साधन। अब कुछ दिनों में क्या होगा, धरती से उड़ेंगे, धरती से उड़ेंगे मतलब यहाँ पे जमीन पे भी चलेंगे कि वो कार जमीन पे भी चल रही होगी, आकाश में भी उड़ रही होगी और पानी में भी तैर रही होगी। तो ऐसी क्या होती जा रही है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही। तो यही कह रहा है कि प्रौद्योगिकी का क्या हो गया, विकास हो गया। दूसरा क्या है कि गतिशीलता में वृद्धि। भाई अब वो चीजें अब इतनी पहले हमें कहीं पहुंचना होता था तो हम बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन आज पहुंचने में कहाँ टाइम लगता है। भाई पहले हमें किसी के पास चिट्ठी भेजना है तो चिट्ठी वो 8 दिन तक पहुंच पाती थी। भाई यहाँ से यदि 20 किलोमीटर तक भेजना है तो 8 दिन लग जाती थी, लेकिन आज भेजना हो तो 1 मिनट में हम अपने संदेश भेज देते हैं, मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो क्या हुआ, गतिशीलता में वृद्धि होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, आधुनिकीकरण से व्यक्ति की स्थिति पहले से क्या होने लगी, बेहतर होने लगती है। अर्थात वह अपनी कुशलता को बढ़ाकर अपनी स्थिति को क्या कर लेता है, ऊंचा कर लेता है। अपनी कुशलता को उसने बढ़ाया और उसने स्थिति को क्या कर लिया, ऊंचा कर लिया, और उसकी गतिशीलता आज क्या होगी, बढ़ती गई। भाई पहले देखोगे यदि कोई अमीर व्यक्ति भी है ना तो उसके मकान में सीमेंट यदि लगा है तो वो अमीर है, अमीर है। आज तो सबके घरों में सीमेंट लगा है, तो गतिशीलता सब लोगों की बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। पहले ये होता था कि यदि कोई व्यक्ति गांव में जमींदार है और उसके यहाँ यदि वो पत्थर की फर्शी डली है द्वारे में तो वो अमीर है। आज तो सबके यहाँ डली है, तो गतिशीलता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो यही कह रहा है कि गतिशीलता में क्या हुई, वृद्धि हुई, और साथ में लोकतांत्रिक मूल्यों में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या कह रहा, लोकतांत्रिक मूल्यों में क्या हुई, वृद्धि हुई। सामाजिक समानता, विचारों की स्वतंत्रता, वो कह रहा है कि सामाजिक समानता, आपको समानता मिली। साथ में क्या हुआ, आधुनिकीकरण होने से आप खुद सोचो आज जाति प्रथा धीरे धीरे हटी कि नहीं हटी। आप जो आधुनिक, जैसे आप कहीं जाओ और किसी के यहाँ खाना ना खाओ तो वो आप ये कहो यार तुम बड़े पुराने विचारे पुराने परंपरा वाले व्यक्ति हो। आज ये चीज़ें अपने समाज में नहीं चलती। आप किसी के यहाँ भी खाना खा लो, यदि वो बस स्वच्छ होना चाहिए वो व्यक्ति, भाई आप खाना खा लो किसी के यहाँ। जाति भेदभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अंधविश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यही तो कह रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में क्या हुआ, भाई लोगों को सामाजिक समानता मिलने लगी है। अब सभी लोग समान हैं। अब भाई वही व्यक्ति एसटी का हो तो भी साथ में बैठ के पढ़ा है, एससी का हो तो भी, और ओबीसी का हो तो भी, और साथ में जनरल का हो तो भी वो साथ में बैठकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, पढ़े हैं सभी लोग बैठकर। तो वो यही कह रहा है कि सामाजिक सामाजिक समानता और विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की जो स्वतंत्रता, अब आपको विचार रखने की स्वतंत्रता है। भाई पहले यदि आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं, आपको बोलना अच्छा आता है तो आप यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। और पहले जब ये चीजें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या आप अपने विचार साझा कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। भाई गांव मोहल्ले तक ही सीमित रहते थे। तो यही विचारों की स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता हुई, साथ में आदि मूल्यों को प्राप्त करने के लिए मानव सदैव क्या रहा है, प्रयासरत रहा है। तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में क्या हुई, वृद्धि हुई। प्रश्न क्या था आप बताओ। आधुनिकीकरण की विशेषताएं कितनी विशेषताएं, 3। कौन कौन सी, प्रौद्योगिकी हो गया, एक टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, गतिशीलता वृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि। बस 3 बताना है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और क्यों की गई, आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में सन 1857 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना बंबई में सन 1857 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आर्य समाज की भूमिका ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है कि आर्य समाज है, ये आर्य समाज यदि देखा जाए तो ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय द्वारा बनाया गया, प्रार्थना समाज, इन ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की तुलना में क्या है, अधिक है। किसकी, आर्य। किसने इसकी स्थापना की, दयानंद सरस्वती। कब की, 1857। वही है जो 1857 की क्रांति आप इतिहास में पढ़ के आए हो, इतिहास में पढ़ के आए, ये वही 1857 की 57 है। आगे क्या कहा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना। क्या कहा जा रहा है, आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भाई क्या है, इसका उद्देश्य क्या था आर्य समाज का, तो हिंदू धर्म में सुधार करना था तथा छुआछूत जातिगत भेदभाव को दूर करना था। भाई हमें क्या करना है, हमें छुआछूत को कम करना है। आर्य समाज में यही तो था कि हम छुआछूत को कम कर पाए, जातिगत भेदभाव को क्या कर सके, हम दूर कर सकें, और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार देना था। भाई शुद्ध जो हैं उनको वेद पढ़ने का, जैसे उनको ये कहा गया कि आप वेद नहीं पढ़ सकते हो, तो उनको वेद पढ़ने का अधिकार देना था। ये आर्य समाज का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। मतलब जो आडंबर हैं आपके धर्म में,
उन धर्म हमें हिंदू धर्म में से क्या करना है, आडंबरों को हटाना था। सीधी सी बात यही थी। तो छुआछूत इनको छुआछूत जातिगत भेदभाव को दूर करना और शुद्धों को वेद पढ़ने का पहले से अधिकार देना था। आर्य समाज का आदर्श वाक्य विश्व को बनाते चलो था। क्या था आर्य समाज का आदर्श वाक्य? विश्व को बनाते चलो। आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या था? विश्व को बनाते चलो। तो ध्यान से सुनो, प्रश्न क्या है? आर्य समाज की स्थापना बंबई में सन 1857 दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और क्यों की गई थी? तो आर्य समाज की भूमिका ब्राह्मण समाज और प्रार्थना समाज की तुलना में क्या है? कहीं अधिक है। और क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना तथा छुआछूत जातिगत भेदभाव को दूर करना और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार देना था। शूद्रों को क्या करना था? वेद पढ़ने का अधिकार देना था। आर्य समाज का आदर्श वाक्य विश्व को बनाते चलो ये था। क्या था? विश्व को बनाते चलो। प्रश्न अगला सुनो आप, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? अथवा में एक क्वेश्चन है कि भारत में संस्कृति का प्रभाव धर्म के क्षेत्र में किसी रूप में क्या पड़ा, मतलब धर्म के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। वो ये कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तनों को कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तनों को कहते हैं। इसके अंतर्गत मूलतः परिस्थिति, वर्ग, स्तर तथा व्यवहार के अनेक प्रतिमान बनते एवं बिगड़ते हैं। समाज गतिशील है और समय के साथ समाज में परिवर्तन आवश्यक है। पहले आप देखो, पहले विवाह जो होता था यदि समाज में, देखो हम लोग तो विवाह की बात करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हड़प्पा की बात करने लगूँ इतिहास में। आप भी जो कंटेंट लिख के आएंगे वो इसी समाज से संबंधित लिख के आएंगे। तो मैंने कहा कि जैसे पहले विवाह होता था तो पहले ये था कि भाई गोत्र को देखते थे हर चीज को। अब यहाँ पे तो ये है कि भाई यदि एक नायक और एक नायिका है, दोनों राजी हो गए तो फिर तीसरा तो फिर कोई रोकने वाला ही नहीं, ये दोनों चले जाएंगे कहाँ, कोर्ट पहुंच जाएंगे और कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। अब बताओ मम्मी पापा रोक पाए क्या? समाज रोक पाया क्या? तो यही कह रहा है कि आज सामाजिक चीजें क्या हुई, धीरे धीरे क्या होती गई, परिवर्तित होती गई। अब यही चीज नहीं है समाज में, केवल यही चीज नहीं, छुआछूत में आप देख लो वो भी परिवर्तन हुआ, शिक्षा के अधिकार में देख लो वो भी परिवर्तन हुआ, अब धर्म के मामले में देख लो। अब ये जरूरी नहीं केवल ब्राह्मण ही भगवान की पूजा कर सकता है, भाई अन्य भी व्यक्ति पूजा करें। ये जरूरी नहीं कि जाके मंदिर में केवल ब्राह्मण ही, भाई दूसरी जाति का व्यक्ति बैठा वो भी भगवान की पूजा कर रहा है। तो धीरे धीरे समाज में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और ये आज लगातार आप परिवर्तन देख रहे हो। तो यही कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, या संस्कृति का प्रभाव धर्म के क्षेत्र में क्या पड़ा। भाई हम संस्कृति का प्रभाव धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार से बताएंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तन को कहते हैं। आधारभूत परिवर्तन यदि आपने बदल दिए, समाज की जो आधारभूत मुख्य जो चीज है, समाज में जो मुख्य चीज होती है, जैसे परिवार हुआ, विवाह हुए, ये मुख्य चीज कहलाती है, समाज इन्हीं से मिलकर बनता है। तो ये कहा जा रहा है कि समाज के आधारभूत परिवर्तनों को हम कहते हैं क्या, सामाजिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत मूलतः परिस्थिति मतलब उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, परिस्थिति, वर्ग स्तर, वो किस वर्ग से बिलोंग करता है, वर्ग स्तर तथा व्यवहार के अनेक प्रतिमान बनते हैं एवं क्या होते हैं, बिगड़ते। इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, इन्हीं की वजह से उसकी परिस्थिति क्या होती है, समाज में उसके जो प्रतिमान है, उसका जो गरिमा है, उसकी स्थिति है, वो इन्हीं की वजह से बिगड़ेगा कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसका वर्ग का स्तर किस वर्ग से बिलोंग करता है, उसकी स्थिति क्या है समाज में। यदि आप निम्न वर्ग की हो और आपके पास पैसा है तो फिर आपकी जाति नहीं देखी जाएगी, आपकी जाति नहीं देखी जाएगी। और यदि आपके पास पैसा नहीं है और भले ही आप ऊंची जाति की हो तो फिर आपकी जाति देखी जाएगी। होता है, जैसे मैंने कहा कि आप निम्न जाति से बिलोंग करते हो और निम्न जाति से बिलोंग करते हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, आपने राजेंद्र सर को खाना खाने के लिए बुलाया, आपके पास पैसा है अच्छा खासा, तो मैं ही क्यों खाऊंगा, संसार का कोई भी व्यक्ति खाया आएगा। बात देखो, हकीकत है। अब यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो राजेंद्र सर नहीं जाएंगे तो और भी नहीं जाएंगे। भाई आप खुद सोचो है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो किसी की यहाँ भी खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं तो चला जाता हूँ। भाई खिलाने वाले का मन बड़ा हो, बस इतना है मुझे पता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि परिस्थिति वर्ग देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। तो यही कह रहा है कि समाज में क्या होते हैं, समाज गतिशील है और समय के साथ समाज में क्या होता है, आवश्यक परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन आज आप देख रहे हो। आज मैं ये जो बात बोला हूँ वो हम पे ही लागू नहीं होती, वो सब पे लागू हो जाती है। बिल्कुल ये बात हकीकत है, ये बात सब पे लागू होती है और हम लोग ऐसा करते भी हैं। क्या कह रहा है आगे, भारत में सांस्कृतिक का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। संस्कृतिकरण का प्रभाव पड़ा। पहले हम लोग मंदिर जाते थे, मक्का मदीना जाना हो
तो हम लोग चले जाते थे। आज मक्का मदीना को चढ़ावा चढ़ाना हो तो घर से बोल लेंगे कि हाँ चलो भाई इतना हमने मक्का मदीना को चढ़ावा चढ़ा दिया। या तो अब जैसे हमें प्रयागराज जाना था, हम नहीं गए तो हमने बोल दिया भैया वहाँ से एक गंगा जल लिया ना, हम उसमें बाल्टी में डालेंगे और नहा स्नान कर देंगे, भैया प्रयागराज का पुण्य मिल जाएगा। अच्छा, हमें कोई धार्मिक अनुसार हमने कहा कि जैसे हमें किसी संत महात्मा अच्छे लगते हैं, उनके दर्शन कर, मैं फोटो में दर्शन कर लूँ, हो गए इधर। अब उधर कहूँ संस्कृति कहने का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा है? आज हमारे बगल में यदि मंदिर हो और वहाँ पे रामायण का पाठ चलाओ तो हम वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे, हम कहें मम्मी यही से तो सुन रहे, अब क्या करना वहाँ पे जाके। इस संस्कृतिकरण का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे समाज पे पड़ा। यही संस्कृतिकरण मतलब आधुनिकीकरण ने ही प्रभाव डाला ये चीज़ें। तो देखो यहाँ पे भारत में संस्कृतिकरण का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। पहले घंटों पूजा पाठ स्थलों पर लोग बैठे रहते थे, लेकिन अब कार्य करते हुए लोग प्रार्थना और इबादत कर लेते हैं। कार्य करते हुए आप इबादत भी कर रहे हो, आप ईश्वर अल्लाह का नाम भी ले रहे हो, तो कार्य भी, हाँ वो इधर वो दुकान से कोई कुछ उठा तो नहीं ले गया, आप इबादत भी कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, उधर अरे वो हम अगरबत्ती तो हिला, लेकिन इधर अरे वो कुत्ता तो नहीं घुसाया, पीछे देख रहे हैं, ऐसा होता है। तो वो यही कह रहा है कि लेकिन अब कार्य करते हुए प्रार्थना और इबादत कर लेते हैं। अब धार्मिक स्थलों पर जाने की बजाय व्यक्ति टीवी और मोबाइल पर उपदेश सुन लेते हैं और मंदिरों में दक्षिणा भी ऑनलाइन पद्धति से करते हैं। इस प्रकार संस्कृतिकरण का प्रभाव धर्म के क्षेत्र में भी पड़ा। बनेगा क्वेश्चन? बनेगा। चलो अगला प्रश्न सुनो। भारत में सामाजिक आंदोलन क्यों शुरू हुए? भारत में सामाजिक आंदोलन क्यों शुरू हुए? तो भारत में सामाजिक आंदोलन, भारत लंबे समय से अंग्रेजों की दास्तां में रहा है, एक गुलाम रहा है, और गुलाम रहा है। मतलब सामाजिक आंदोलन इसलिए शुरू होते क्योंकि वो व्यक्ति पहले से उसका ये कहो कि शोषण होता रहा होगा, तभी तो आंदोलन होता है, तभी तो कोई आंदोलन होता है भाई। जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों का क्या किया, शोषण किया, उनकी संपत्ति जब्त की, उनका शोषण किया, उनको दबाया गया, तो फिर लोग जागरूक हुए, उन्होंने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। तो भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों की दास्तां में रहा है, अर्थात पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भारतीयों पर प्रमुख रूप से पड़ा है। पश्चिमी शिक्षा पर प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ा है, जिससे एक प्रभुत्व वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ। शिक्षा ग्रहण करते ही मतलब एक प्रभुत्व वर्ग ऐसा उभरा जो कुछ चीजें सीखने के लिए आदि था। जैसे मध्यम वर्ग, जैसे अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने शोषण सबका किया, उसमें से कुछ लोग आए, उन्होंने उसमें से मध्यम वर्ग निकला, उन्होंने कुछ अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा पढ़ना शुरू की, अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा पढ़ना शुरू, तो उनके विचार सिद्धांत समझ में आए, तो उनको समझ में आने लगा कि यार ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं, भाई आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा है? जब आप उसकी भाषा समझ पाओगे, जब उसके साथ रहोगे, तभी पता चलेगा ना। तो ये कह रहा है कि शिक्षा ग्रहण करते ही मानवीय अधिकारों की जानकारी, लोगों को मध्यम वर्ग जो निकला उसने शिक्षा ग्रहण करते ही, हमें बता दें, शिक्षा ग्रहण करते ही मानवीय अधिकारों की जानकारी समाज में जानकारी मिली उनको, और समाज में आडंबरों के प्रति संघर्ष करने का साहस दिया। इसलिए समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए सामाजिक आंदोलन हुए। भाई समाज में जो अंधविश्वास हैं उनको समाप्त करने के लिए क्या हुए? सामाजिक आंदोलन। बस इतना आपको लिख के आना है, ठोक के आना है, ठीक है। संस्कृतिकरण के स्रोत क्या है? प्रश्न क्या है कि संस्कृतिकरण की स्रोत क्या है? हेलो, हाँ नंदिनी तो होगी, हाँ ठीक है। वो ये बोले कि यदि भिड़ के आई अब की बार तो उन्हीं से बोल दीजिए जो भिड़ाएं सोने के साथ में चलिए जो है। प्रश्न देखो आप, संस्कृतिकरण के स्रोत क्या है? प्रश्न क्या है? संस्कृतिकरण के स्रोत क्या है? तो संचार तथा यातायात के साधन। संस्कृतिकरण के स्रोत क्या है? तो भाई आप ये खुद सोचो, संस्कृतिकरण पहुंची कैसे? भाई जब दूसरे क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ आए कैसे? संचार के साधन बढ़े। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है पश्चिम बंगाल की। आप सोचो पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? भारत देखो आप, मैं सच बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की
यहाँ की है वो फ्रेंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की। हाँ सच में फ्रेंड है, मजाक नहीं कर रहा हूँ है। अब सुनो, उसका नाम साइना है, साइना खातून, साइना खातून मुस्लिम लड़की है वो, साइना खातून है। अब मैं कहूँ कि संस्कृति क्या है, उसकी जो संस्कृति होगी वो मैं कहूँ कि यहाँ तिगुड़ में कैसे आई, तो मैं कहूँगा क्योंकि वहाँ पे वो बांग्ला भाषा जानती है, पश्चिम बंगाल वो बांग्ला भाषा जो होती है वो जानती है, और बांग्ला भाषा जानती है तो मैं भी कुछ उससे सीख जाऊंगा। तो बताओ किससे सीखा? मैं संचार के यातायात के साधनों से। संचार मतलब मेरे पास मोबाइल था, मैंने साइना से मेरी बात होती रही, मैं कुछ शब्द उससे सीख गया। संचार का क्या हुआ साधन? जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है, राजस्थानी जानता है वो, अब राजस्थान में उसका पहनावा मुझे अच्छा लगता है, अब मैंने देखा और मैं कभी उधर गया राजस्थान और मैंने देखा यार ये तो बहुत अच्छा से ये मतलब जो ये पगड़ी है बहुत अच्छी लगाते हैं यार, अब मुझे वो पसंद आ गई तो मैंने भी। संचार का क्या हुआ? संचार के साधनों से संस्कृति ज्ञान का क्या हुआ? क्या हुआ? बढ़ावा मिला या साधन वो पहुंचे। तो संचार के साधन ये कहा जा रहा है कि संचार तथा यातायात के साधनों से संस्कृति ज्ञान को देश के विभिन्न भागों में फैलाने में योग मिलता है। देश के विभिन्न भागों में क्या मिलता है? फैलाने में योग मिलता है। दूसरा क्या है? शिक्षा है भाई, शिक्षा से भी तो संस्कृति ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षा पर किसी एक वर्ग या जाति का अधिकार नहीं होता है। शिक्षा यदि आप देखोगे तो शिक्षा पर किसी एक वर्ग या किसी एक जाति का अधिकार नहीं होता है। निम्न जातियों में शिक्षा का प्रसार होने पर, निम्न जातियों में शिक्षा का प्रसार होने पर शिक्षित व्यक्तियों में उच्च जातियों की जीवन शैली की लालसा जागृत हो जाती है। जैसे ही निम्न जातियों को शिक्षा का अधिकार मिला और अधिकार मिला तो उनको भी लगने लगा यार हमें तो उस जैसा व्यक्ति बनना है, उस जैसी जीवन शैली जीनी है। भाई जैसे मैं हूं, मैं मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूं या तो मैं निम्न वर्ग का व्यक्ति हूं, अब मैंने वो चीजें नहीं देखी हैं जो उच्च वर्ग के पास होती हैं। तो जब मेरे पास शिक्षा का अधिकार आएगा और मेरे पास पैसा आएगा तो मैं जीवन शैली बदल दूंगा कि नहीं बदल दूंगा? और पैसा आने पर जीवन शैली क्या सब कुछ बदल जाता है, बदल जाता कि नहीं बदल जाता? तो एक शिक्षा हुआ। फिर दूसरा कह रहा कि राजनीतिक व्यवस्था। भाई राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति ज्ञान के प्रमुख स्रोतों में राजनीतिक व्यवस्था भी है। क्या है? प्रमुख स्रोतों में क्या है? राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का निराकरण। राजनीतिक दलों का क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का निराकरण करके सामाजिक जीवन को क्या करना है? स्वस्थ बनाना। भाई राजनीतिक, यदि राजनीति उस क्षेत्र की सही है, राजनीति सही है तो वो सामाजिक समस्याएं सुलझाएगा नहीं, ज्यादा उलझाएगा नहीं, वो सुलझाने पर प्रयास करेगा। जैसे अपने क्षेत्र में देखो, राजनीति यदि सही ना हो, एक दूसरे में उथल पुथल हमेशा चलती रहती हो। मैंने कहा कि यहाँ की जब विधायक का चुनाव होता है तो बड़ा उथल पुथल या बड़ा एक चर्चित होता है। अब वो चर्चित होता है इसका मतलब यहाँ की राजनीति सही नहीं। और कोई चीज यदि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होता है, सब कुछ हो जाता हो, इसका मतलब वहां की राजनीति क्या है? सही है। और जैसे कोई भी यदि जैसे मान के चलो इस क्षेत्र में कोई भी समस्या है और उसमें सभी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, सभी पार्टियां सपोर्ट कर, तो वो समस्या सुलझ जाएगी और संस्कृति ज्ञान को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तो यही कहा जा रहा कि राजनीतिक व्यवस्था। तो प्रश्न देखो, प्रश्न क्या था बच्चे? प्रश्न ये था कि संस्कृति ज्ञान के स्रोत लिखिए। तो संस्कृति ज्ञान के स्रोत क्या होंगे? संचार तथा यातायात के साधन, शिक्षा, राजनीतिक व्यवस्था, 3 संस्कृति ज्ञान के स्रोत लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रभु जाति किसे कहते हैं? प्रभु जाति मतलब जब उनके पास जमीन हो जाता, वो संख्या में क्या हो, देखो उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रभु जाति। तो देखो वह जाति, क्या कहा जा रहा है? वह जाति या समुदाय जिसके पास किसी योग्य भूमि अधिकतम हो और उसी जाति के सदस्य अधिक संख्या में निवास करते हो। उस गांव में मतलब उस जाति के सदस्य क्या कर रहे हो? अधिकतम संख्या में निवास करते हो और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अन्य जातियों में उनका स्थान उच्च हो। ग्रामीण क्षेत्र में वो रह रहे, उनका स्थान भी उच्च है, वर्ग भी उच्च है, उनमें उनके पास पैसा भी है, उनकी संख्या भी अधिक है। ऐसी जाति को हम क्या कहते हैं? प्रभु जाति कहते हैं। ऐसी जाति को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रभु जाति कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष, क्या कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष ज्ञान की विशेषताएं आप बताओ। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि इसमें धर्म का ह्रास, पंथ निरपेक्ष की प्रमुख विशेषता धर्म का ह्रास है। पंथ निरपेक्ष में या तो सभी को महत्व दिया जाता है या तो किसी को धर्म को। भाई धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। मैंने ये शायद कितनी बार प्रश्न करवाया, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चे? कोई धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। अब राज्य का कोई धर्म नहीं है, क्या नहीं है? राज्य का कोई धर्म नहीं है तो वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। या तो फिर राज्य क्या करे? सभी धर्मों को महत्व दे, सभी धर्मों को क्या दे?
महत्व दे। अब सभी धर्मों को, जैसे मैंने कहा कि यदि सरकार क्या करती है, महाकुंभ का आयोजन करती है, तो वहां पे अपनी व्यवस्थाएं देती कि नहीं देती? तो फिर सरकार मक्का मदीना जाने वालों को सब्सिडी देती है, कैलाश यात्रा वालों को भी सब्सिडी देती है, वो चीन के रास्ते से भेजती है, चीन को वो टैक्स देती है, तब तो हिंदू धर्म के लोग जा पाते, तब तो फिर मुस्लिम धर्म के लोग जा पाते दूसरे देश में। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्मनिरपेक्ष की विशेषताएं बतानी है, तो पहली विशेषता है कि इसमें धर्म का क्या होगा, ह्रास होगा। एक राज्य ह्रास कर रहा होगा या तो बढ़ावा दे रहा होगा, सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। विविधीकरण की पिक किया। तीसरा क्या है, भेदभाव रहित और धर्म का क्या कह रहा, ह्रास, ऐसे लिखा है, अच्छा लिखा है, धर्म का ह्रास। पहला देखो आप, धर्म का ह्रास। पंथ निरपेक्ष की प्रमुख विशेषता धर्म का ह्रास है। क्या है, धर्म का ह्रास है। पंथ निरपेक्ष में या तो सभी को महत्व दिया जाता है या तो किसी भी धर्म को नहीं दिया है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म होगा तो सभी धर्मों को महत्व देगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है, विविधीकरण की पिक्किया। पंथ निरपेक्ष में विविधीकरण की पिक्किया निहित होती है। विविधीकरण की पिक्किया निहित होती है जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न पक्ष जैसे आर्थिक राजनीतिक विभेद दिखने लगते हैं। भाई विविधीकरण की पिक्किया होती है, वो ये कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष में क्या होता है, विविधीकरण की पिक्किया होती है। विविधीकरण की पिक्किया का मतलब है कि विभेद मतलब अलग अलग धर्मों के लिए। भाई विभेद कैसे, जैसे आपने हिंदू के लिए काम किया तो फिर आप मुस्लिमों के लिए भी काम करो, मुस्लिमों के लिए काम किया तो बौद्धों के लिए काम करो, बौद्धों के लिए काम किया तो फिर जैनों के लिए काम करो। ये विभेद फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखने लगेगा। तो यही कह रहा है कि विविधीकरण की पिक्किया इसमें होगी। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, भेदभाव रहित, किसी भी व्यक्ति का धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। साथ में क्या है कि भेदभाव नहीं। आप तो एक शब्द समझ लो कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, या जिस देश की शासन व्यवस्था किसी धर्म से संचालित होती है, जिस देश की शासन व्यवस्था किसी धर्म से संचालित होती है तो वो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं। वो देश, जैसे भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसका कोई धर्म ना हिंदू ना मुस्लिम। भारत के लिए सभी धर्म क्या है, बराबर है। सभी धर्मों को वो महत्व देता है और सभी धर्मों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बस यही, और कुछ विशेषताएं ये 2-3 हैं तो आप एक बार पढ़ लेना, उसकी हेडिंग छोटी छोटी बना के लिखना आप। अगला देखो, अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर 10 है। देखो आप, प्रश्न कहाँ है, संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। अब संविधान मैंने आपको पढ़ाया है, संविधान इतिहास में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। चलो अब कुछ चीजें यहाँ पे देखो। संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं तथा इसके क्या कार्य हैं। प्रश्न सहल है बिल्कुल। एक राजनीतिक दल एक स्थायी संगठन होता है। राजनीतिक दल क्या होता है बच्चे, राजनीतिक दल क्या होता है, स्थायी संगठन होता है। सत्ता में क्या करता है, ये भागीदारी करता है, और इसमें क्या होती है, गतिशीलता, और क्या होती है, औपचारिक भर्ती। इसे समझ रहे आप, स्थायी संगठन। राजनीतिक, जैसे बीजेपी है, एक बीजेपी स्थायी संगठन है। बीजेपी क्या है, एक स्थायी। कांग्रेस क्या है, एक स्थायी संगठन है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, एक स्थायी संगठन होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, एक स्थायी संगठन होता है, स्थायी रूप से। और फिर क्या है, वो सत्ता में भागीदारी। कोई भी, जैसे मैंने पार्टी बनाई, मैंने कोई भी पार्टी बनाई तो मैं सत्ता हथियाने का प्रयास करूंगा। मैं हथियाने का मतलब कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़के मैं अपनी सरकार बनाने का प्रयास करूंगा। यही तो होता है भाई, कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का प्रयास करती है, बीजेपी अपनी सरकार बनाने का प्रयास करती है, अंततः तो यही होता है, पार्टी बनती है। फिर क्या कह रहा है, गतिशीलता। भाई ये गतिशीलता मतलब कोई भी काम होता है तो ये बड़े उसे तेजी से करने का प्रयास करते हैं कि हमारा नाम हो। जैसे बीजेपी वाले अच्छा काम करेंगे तो बीजेपी के कुछ चुनाव बाद में मिलेंगे, और कांग्रेस वाले करेंगे तो कांग्रेस को अच्छा चुनाव बाद में क्या मिलेंगे, वोट मिलेंगे। औपचारिक भर्ती, औपचारिक भर्ती मतलब कि इस पार्टियों में क्या किया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। भाई इस पार्टी में, जैसे मैंने कहा कि ये कांग्रेस के, ये तो मैं कहूँगा कि आप कांग्रेस के नहीं, आप बीजेपी के बन जाओ सदस्य। तो क्या होती है, औपचारिक भर्ती। अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले बीजेपी का एक सदस्यता अभियान चला था, याद है आपको, मोबाइल नंबरों के माध्यम से कुछ दिन पहले एक सदस्यता अभियान चला था। तो ये मतलब औपचारिक भर्ती हो रही, आप किस पार्टी के सदस्य हैं। तो यही देखो, प्रश्न देखो अब फिर से, राजनीतिक दल की क्या विशेषता है और इसके क्या कार्य हैं। तो राजनीतिक दल की विशेषताएं ये कि स्थायी संगठन है। भाई क्या है बच्चों, स्थायी संगठन। किसी राजनीतिक दल के सदस्य वे होते हैं जिन्हें उनकी नीतियों में व सिद्धांतों में क्या होता है, विश्वास होता है। जिन्हें उनकी नीतियों और सिद्धांतों में क्या होता है, विश्वास होता है, वो क्या होते हैं, स्थायी संगठन में। हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल की क्या है, एक विशेषता है। फिर इसके बाद सत्ता में क्या होती है, भागीदारी होती है। सत्ता में क्या होती है, भागीदारी होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल, हमें एक प्रश्न पूछने का है, मन में एक सवाल है
चांदनी से। चांदनी पूछने का क्या ना, मुझे हंसी आ रही है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाद में हंस लूँ। पायलें किसने खरीदी थी? पायलें अच्छी सी लग रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तुम्ही ने खरीदी, पसंद की थी? बढ़िया लग रही है, सुंदर है पायलें, अच्छी लग रही है। चांदी की और किसकी? सोना नहीं पहना जाता है नीचे। चलो, हाँ कमर से नीचे सोना नहीं पहनते, कौन पहनता है? देखा है कभी? छुपा ली तुमने पायलें? मैं कैमरा उठा के इधर कर दूं क्या? हैं? चलो मैं कैमरा दिखाई दे रहा हूँ भाई। चलो यहाँ पे देखो आप, सत्ता में भागीदारी भाई, राजनीतिक पार्टी क्या करेगी? सत्ता में भागीदार होगी। प्रत्येक राजनीतिक दल का केंद्र बिंदु प्रत्येक राजनीतिक दल का केंद्र बिंदु प्रत्येक सत्ता के लिए संघर्ष करना होता है। क्या होता है? प्रत्येक सत्ता के लिए संघर्ष करना होता है, जो देश के लिए क्या होता है, सर्वोपरि होते हैं। तो वो सत्ता में भागीदारी की गतिशीलता, जनता का समर्थन प्राप्त करके राजनीतिक दल कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं भाई। वो जैसे ही जनता का समर्थन मिलता है तो फिर वो और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, तो उनकी गतिशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर औपचारिक भर्ती, राजनीतिक दल की सदस्यता उन सभी लोगों के लिए खुली रहती है जिनका उनकी नीतियों और विचारधाराओं में विश्वास होता है। तो भाई आप राजनीतिक दल के क्या बन सकते हो, सदस्य बन सकते हो, बन जाएगा एक। अब इसके कार्य सुनो आप, राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं? चुनाव का संचालन करना, भाई वो चुनाव लड़ेंगे चुनाव की नहीं लड़ेंगे। फिर दूसरा क्या है? कानून निर्माण में सहायक, भाई जब आप पार्टी बना लोगे, आपने चुनाव जीत के आपकी सरकार बनी, तो आप क्या बनाओगे? आप कानून बनाओगे। आप क्या बनाओगे? आप कानून बनाओगे। सरकार बनाना, भाई सरकार तो आप बना ही रहे, जब कानून बना रहे तो सरकार तो पहले बन चुकी ना आपकी, कि चुनाव जीता, सरकार बनी, कानून बना, तीन विशेषताएं होगी, तीन कार्य हो गए। चौथा, जनता और शासन के मध्य संबंध, जो जनता और शासन के मध्य जो संबंध है उसको और अच्छा बनाने का आप प्रयास करोगे। जनता और शासन के मध्य जो संबंध होगा उसको और बेहतर बनाने का क्या करोगे, आप प्रयास करोगे। तो देखो यही लिखी है विशेषताएं कि चुनाव का संचालन, राजनीतिक दल चुनाव का संचालन करते हैं। यह दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करती है। तो उम्मीदवारों का चुनाव, भाई आपने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक ये होता है और एक होता है एकल संक्रमण मत प्रणाली। तो उसके आधार पर दो प्रकार के चुनाव होते हैं, वो आप पॉलिटी में पढ़ते हो। तो ये कई प्रकार के चुनाव कह रहा है कि चुनाव का संचालन। कानून निर्माण में सहायक, राजनीतिक पार्टियां कानून निर्माण में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या करती है? कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार बनाना, क्या कह रहा है? सरकार न बनाना, सरकार उस राजनीतिक पार्टी की बनती है जिसका बहुमत क्या होता है, ज्यादा। जिसका बहुमत क्या होता है, ज्यादा। सरकार उस राजनीतिक पार्टी की बनती है जिसका बहुमत क्या होता है, ज्यादा होता है। जनता और शासन के मध्य क्या है, संबंध। जनता और शासन के मध्य क्या है, संबंध। तो राजनीतिक दल जनता को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को से क्या करवाते हैं, भाई जनता है और शासन है, तो शासन क्या करेगी, जनता को अपनी जो कार्यक्रम है, जो उसकी नीतियां हैं, उससे अवगत करवाएगी। जैसे मैंने कहा कि मुझे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, अब भाई मैं तो यही सोचूंगा ना कुछ समय बाद मुझे तो यही सोचना पड़ेगा, है प्रियंका, ऐसे ही है ना। जैसे मुझे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, प्रियंका वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, तो मुझे तो यही सोचना पड़ेगा कि कुछ समय बाद वृद्धावस्था पेंशन कब मिलेगी, है? तो ये कह रहा कि जनता के बीच शासन की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को जिस जनता तक पहुंचाए, वो जनता को उससे अधिक क्या मिल सके, लाभ मिल सके। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी कार्य हो जाएंगे, किसके, राजनीतिक। क्या हो गया तुम्हें?
चलो क्वेश्चन देखते हैं, दबाव समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, दबाव समूह की भूमिका। दबाव समूह समझते हो कि जो सरकार पर दबाव डालने का काम करता हो, सरकार पे क्या करता हो, दबाव डालने का काम करता हो, वो क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। तो दबाव समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। या इन दबाव समूह को क्या कहते हैं, हित समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हित समूह। अब क्या कह रहा है, वे समूह या व्यक्तियों का अनौपचारिक संगठन जो अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, दबाव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। प्रश्न देखो आप यहाँ, दबाव समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। वो दबाव समूह को क्या कहते हैं हम लोग, हित समूह कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि बे समूह या व्यक्तियों का अनौपचारिक संगठन, मतलब बे समूह, कुछ समूह हो सकती है व्यक्तियों का एक अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसे मान्यता नहीं दी गई, वो क्या है, अनौपचारिक। तो बे समूह या व्यक्तियों का अनौपचारिक संगठन जो अपने हितों की पूर्ति के लिए, जो अपने हितों की पूर्ति चाह रहा है, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। क्या कहते हैं, राजनीति को प्रभावित करता है, दबाव समूह कहलाता है। आगे क्या कहा जा रहा है कि बीओ के अनुसार, क्या कहा जा रहा है, बीओ के अनुसार दबाव समूह सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए जाने वाले संगठन होते हैं। ये कह रहा है कि दबाव समूह जो होते हैं वो सरकार की नीति, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। एक कौन कह रहा है, ये बीओ कहलाता है। क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, बीओ कह रहा है। फिर दबाव समूह की विशेषताएं आप देखो, विशेषताएं मुझे नहीं पढ़ाना। दबाव समूह सरकार के भाग नहीं होते हैं। क्या कह रहा है कि दबाव समूह सरकार के भाग नहीं होते, लेकिन सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सरकार को कहीं कोई, यदि सरकार जैसे गलत कर रही हो तो वो उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते कि सरकार महोदय आपने ऐसा गलत किया है, आप ऐसा सही करो। तो ये क्या कह रहा है कि दबाव समूह सरकार के भाग नहीं होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को क्या करते हैं, प्रचारित करते हैं। सरकार की नीतियों को क्या 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 कर रहे होते, प्रचार कर रहे होते, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों का प्रचार कर रहे होते और सरकार का ये क्या नहीं होते, भाग। तो पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि इनका कार्यक्षेत्र राजनीतिक, इनका कार्यक्षेत्र राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित होता है। भाई राजनीतिक क्या होती है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो ज्यादा व्यापक होते हैं, सभी क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र क्या होता है, राजनीतिक दलों की तुलना में क्या होता है, सीमित होता है। इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब इनका कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, अनिश्चित होता है। इनका कार्यकाल कैसा होता है, अनिश्चित होता है। दबाव समूह सभी जगह उपलब्ध होते हैं। भाई आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, वहां पे एक दबाव समूह मिलेगा। सरकार के ऊपर जो दबाव डालने का काम करेगा वो दबाव समूह कहलाता है। सरकार के ऊपर जो दबाव डालने का काम करेगा वो क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। अगला सुनो, दबाव समूह के प्रकार सुनो आप। दबाव समूह के प्रकार कौन सा, संस्थागत समूह, कौन सा है, संस्थागत समूह। दूसरा कौन सा है, प्रदर्शनात्मक, मतलब प्रदर्शन वाला समूह। असमुदाय जिसका कोई समुदाय नहीं, और एक समुदाय, दबाव समूह। तो इसके क्या कह रहा है कि दबाव समूह के क्या बताओ, प्रकार बताओ। तो पहला प्रकार क्या है, संस्थागत समूह। पहला प्रकार क्या है, संस्थागत समूह। यह समूह समान हितों वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कह रहा है कि यह समूह समान हितों वाले वर्गों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व। संस्थागत क्या होता है, संस्थागत मतलब संस्था के तहत, जैसे संस्था के तहत तो समान, जिनके हित समान हैं, हमारा भी हित जुड़ा हुआ है, आपका भी हित जुड़ा हुआ है, इनका भी हित जुड़ा हुआ है। जब समान हित हैं तो ये संस्थागत दबाव समूह कहलाता है। समान हित वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो संस्थागत दबाव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, संस्थागत। दूसरा क्या कह रहा है, प्रदर्शन। तो यह समूह जैसे भीड़ हुआ, जुलूस हुआ, हड़ताल हुआ आदि राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, इन्हें क्या होता है, इन्हें चमत्कारिक दबाव समूह भी कहा जाता है। भाई ये जो प्रदर्शन करते हैं, भाई भीड़ भाड़ हुआ, जुलूस निकाले, आप प्रदर्शन करे, हंगामा करे, तो ये जब दबाव डालते हैं, तो जब ये राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं वो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह कहलाते हैं, और ये इन्हें हम क्या कहते हैं, चमत्कारिक दबाव समूह कहते हैं। अगला कौन सा, असमुदाय।
कौन सा है? असमुदाय। असमुदाय का मतलब क्या हुआ? असमुदाय का मतलब इनका संबंध धर्म, जन्म, वंशानुगत के आधार पर होता है। इनका संबंध कैसा होता है? धर्म हुआ, जन्म हुआ, वंशानुगत हुआ, तो इनका संबंध धर्म, जन्म, वंशानुगत के आधार पर होता है। वो कौन सा होता है? असमुदाय। समुदाय में क्या होगा? यह समूह विशेष व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्या होते हैं? समुदाय में विशेष व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये इनका संबंध धर्म, जन्म, वंशानुगत के आधार पर होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके प्रकार हो जाएंगे। दबाव समूह के क्या हो जाएंगे? प्रकार। अब क्या कह रहा है? राजनीति में दबाव समूह की भूमिका। भाई राजनीति में दबाव समूह की भूमिका क्या है? तो दबाव समूह का संबंध किसी ना किसी रूप में कल्याण से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? भाई दबाव डाला जा रहा है तो वो किसी ना किसी कल्याण से जुड़ा होगा। भाई दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि आप उसे सही कर सको। तो दबाव समूह का संबंध, जैसे अपन लोग कई बार क्या करते हैं कलेक्ट्रेट चले जाते हैं और कलेक्ट्रेट में अपन आवेदन देते हैं और वहां पे प्रदर्शन करते हैं, वहां पे प्रदर्शन करते हैं कि आप पद से इस्तीफा दो, आपने ऐसा कर दिया। तो ये दबाव डाला जा रहा है समाज के द्वारा। कुछ ऐसे ही समूह निकल के आ जाते हैं। दबाव समूह का संबंध किसी ना किसी रूप में कल्याण से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कल्याण से जुड़ा। दूसरा क्या कह रहा है कि दबाव समूह विपरीत स्थितियों में भी देश को बचाने का कार्य करते हैं। दबाव समूह विपरीत स्थितियों में देश को बचाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। भाई कई बार विपरीत स्थितियां हैं तो भी देश को बचाने का कार्य कर रहे होंगे। इनका उद्देश्य भ्रष्टाचार, तानाशाही को समाप्त करके सरकार पर नियंत्रण करना होता है। भाई ये क्या करते हैं? भ्रष्टाचार है, किसी कोई भ्रष्ट व्यक्ति है और उसका कोई वीडियो वायरल हो गया तो आप कहोगे पद से इस्तीफा दो, पद से इस्तीफा दो। आप क्या करोगे? हंगामा करोगे। ये क्या है? दबाव समूह। तो इनका उद्देश्य भ्रष्टाचार, तानाशाही को समाप्त करके सरकार पर नियंत्रण करना होता है। ये क्या है? इसकी कार्य हो जाए। चलो अब देख लें कितने प्रश्न हैं। अबे 4। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप क्लास देख लोगे तो हो जाएगा आपका रिवीजन, नहीं देखोगे तो फिर कुछ भी नहीं। तो इतना देख लो आप। ठीक, कल कोचिंग सुबह 8 बजे आना। कल लास्ट दिन है, सुबह 8 बजे। 8 बजे और यही दिन अंतिम है बस, और कुछ नहीं। बस वो कुछ कर देना।